बढ़ा लें। कल जो हम लोगों ने देखा कि हिटलर जो है, हिटलर जो है यहां पर बहुत ही प्रोमिनेंट हो जाता है ना। उसकी बहुत बड़ी वजह क्या है, अगर हम देखें तो इटली और जर्मनी में फांसीवाद के उदय में एक बहुत बड़ा फैक्टर बीच में आ जाता है, और वो है आर्थिक मंदी का। ठीक है ना, आर्थिक मंदी का कब हुई? 1929। इटली में फांसीवाद का उदय पहले हो जाता है। ठीक है, इटली में हम जानते हैं फांसीवाद 1922 से ही आ गया, लेकिन चूंकि जर्मनी को बहुत दिनों से इन्होंने पकड़कर और जकड़ कर रखा था, तो जर्मनी में नाजीवाद वो आता है आर्थिक मंदी के बाद। लगातार एक प्रक्रिया चल रही है, और वो प्रक्रिया जाकर के 1933 में कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो वो कंप्लीट हो जाती है। वर्ल्ड हिस्ट्री में बेटा पढ़ना पड़ेगा विकास और हमारे सारे स्टूडेंट्स, तो मैं बार बार तुम लोगों को कह रहा हूं कि क्लासेस में चीजों को समझिए, और साथ में फिर आपके जो हेडिंग वाइज नोट्स मिलते हैं, टॉपिक वाइज जो नोट्स मिलते हैं, उनको देखिए, स्टडी मटेरियल को देखिए। या रंजन चक्रवर्ती एनसीईआरटी वगैरह अगर आप पढ़ रहे हैं उसको पढ़िए, इसका ध्यान आपको रखना है। ये गलती नहीं करना कि आप जो है सोचो कि मॉडर्न इंडिया की तरह सब कुछ यहाँ हमें मिल जाएगा। ठीक, तो हमने ये देख लिया कि एक बीच में ये बहुत बड़ी चीज हुई, वो है आर्थिक मंदी की। तो कल जो लिख रहे थे उसके आगे थोड़ा सा लिख लो, फिर हम लोग एक चीज समझने चलते हैं। ठीक है, लिखो 1932 में राइखस्टाग, क्योंकि ये जो गणतंत्र था ना, वाइमार गणतंत्र, उस वाइमार गणतंत्र में राइखस्टाग जो है वो निचला सदन होता था। निचला सदन यानी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था, यानी कि वाइमार लोकतंत्र के अंदर। तो अभी हिटलर क्या कर रहा है? हिटलर मारापीटी सब कुछ कर रहा है, लेकिन लोकतंत्र के रास्ते चुपके से भीतर आता है। ठीक है, तो 1932 में राइखस्टाग में नाजी पार्टी को हाँ बेटा बना लो, सबसे अधिक सीटें मिली, परंतु अस्थायी सरकार के चलते 1932 के अंत में फिर चुनाव हुए। 1932 के अंत में फिर चुनाव हुए। नाजी पार्टी फिर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 1932 के इन चुनावों ने दो बातें सिद्ध कर दी। डैश लगाना, डैश लगा के उसके नीचे से लिख लेना। पहला, नाजी पार्टी और हिटलर अब जर्मनी के सबसे लोकप्रिय दल थे। ठीक है, दूसरा जर्मनी में अस्थायित्व के चलते जनता हिटलर को बहुत बढ़िया आजीवन मोटिवेशन का रास्ता मिल गया है। विकास, बांटते रहो, ये वाला रास्ता सबको बताते रहो। या फिर टी नहीं है, कॉफी है, तो मैं उधर भेज रहा हूं, जैसे तुमने कहा मैं उधर तुमको भेज रहा हूं, पीते रहो। रंजन चक्रवर्ती की पीडीएफ होगी क्या? मुझे शक है कि रंजन चक्रवर्ती की पीडीएफ है कि जर्मन राजनीति में। ठीक है, देख लो। चलो, तो दूसरी बात क्या लिखी कि जर्मन राजनीति में स्थिरता की वजह से जनता हिटलर को तानाशाह बनाने को तैयार थी। अब देखो यहां पर हुआ कांड। यहां पर हमने क्या देखा, जनता क्या तलाश रही है। ठीक है, ये राइखस्टाग, और राइखस्टाग में हम लोगों ने 1932 के दो चुनाव देख लिए। ठीक है, दो चुनाव देख लिए, उसके निष्कर्ष निकाल लिए। अब जो हिटलर है उसकी विचारधारा, माइन काम्फ, जिसके बारे में हम लोगों ने बात की, कि वो एक पूरा पैकेज था। ठीक है ना, एक पूरा पैकेज था, और वो जो पैकेज है, उस पैकेज के अंदर जनता को लग रहा है कि जर्मनी की समस्याओं का समाधान है। यानी सॉल्यूशन। हिटलर जनता की भावना को किस तरह से
कैपिटलाइज करता है, उसका दोहन करता है, इसका बहुत बहुत अच्छा जो है आपको एग्जाम्पल मिलेगा। ठीक है, आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिलेगा कि समाधान नाम उसने रख लिया और आगे चल करके वो कहेगा कि फाइनल सॉल्यूशंस, यानी अंतिम समाधान हिटलर लेकर के आ जाएगा। लेकिन इस चक्कर में क्या हुआ, जैसे हमें पता है, हम लोगों ने देखा था कि दो तरीके की चुनौतियां थी। पहली चुनौतियां आंतरिक और दूसरी तरीके की चुनौतियां जो है बाह्य। आंतरिक और बाह्य चुनौतियों में पहली चुनौती तो कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्ट। बहुत अच्छा सवाल आया था कल, कम्युनिस्ट समाजवादी या समाजवाद में अंतर क्या है? किसने पूछा था? एक बार सवाल भेजो बेटा। ठीक है, अंतिम समाधान मैं तुम्हें यहां शेयर करूंगा बेटा, यहीं पे दिखाऊंगा तुम लोगों को, स्कैनर दे दूंगा, है ना। जरा वो सवाल डालो बेटा जो तुम लोगों ने कल पूछा था, कम्युनिस्ट समाजवादी वगैरह, उस पर आगे आएंगे। तो कम्युनिस्टों व समाजवाद का सफाया। दूसरी एक चीज थी, समाधान जब वो तलाशेगा तो पूरी तरीके से वर्साय संधि का उल्लंघन, और बड़ी मजेदार बात है कि इसी के बीच उसका तीसरा उद्देश्य है रूस पर कब्जा। रूस से चिढ़ता है, रूसी क्रांति से चिढ़ता है। ठीक है, तो ये तीन समाधान हिटलर को चाहिए ही चाहिए थे, क्योंकि जनता इन्हीं सब चीजों के लिए आ रही थी, उदारवादी, रेडिकल, रूढ़िवादी। अच्छा चलो कम्युनिस्ट समाजवादी की भी बात कर लेंगे। ठीक, ये इसको समझ लो, अभी आएंगे कि कम्युनिस्टों का सफाया कर दो, रूस पर कब्जा कर लो, वर्साय की संधि का उल्लंघन कर दो। यही है हिटलर के फाइनल सॉल्यूशंस। हम हर एक दिक्कत, हर एक संकट का अब समाधान करने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें पहला निशाना क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। 1933 में क्या होता है कि हिटलर को कहा जाता है कि आप आइए और आप सरकार बनाइए। ठीक है, सरकार बनाए। तो हिंडनबर्ग होते थे राष्ट्रपति, शायद हम लोग कल यहां तक बात कर चुके थे। 32 के अंत में चुनाव होता, 33 में, नवंबर 1933। हिंडनबर्ग कहते हैं कि आओ भाई अपनी तुम सरकार बनाओ। ये क्या करता है कि राइखस्टैग की जो बिल्डिंग थी उसमें लगवा देता है अपने आप से आग। समाजवादी, कम्युनिस्ट, दक्षिण पंथी, उदारपंथी, रेडिकल, एक मैं अपनी तरफ से जोड़ देता हूं, वामपंथी, रूढ़िवादी। मैंने लिख लिया बेटा, पहले इसकी कहानी को जरा कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर वो चुनाव के लिए बुलाता है, तो ये राइखस्टैग में लगा देता है आग। इसको जर्मनी के इतिहास में कहा जाता है राइखस्टैग अग्निकांड। जैसे सरकारी सचिवालय हैं, राइखस्टैग का वो हिस्सा जहां पर बड़ी बेशकीमती जो है ना डॉक्यूमेंट्स रखे थे, वहां पर ये आग लगा देता है। और आग लगाने के बाद कहता है कि आग लगाई कम्युनिस्टों ने। आरोप लगाता है ये कि आग कम्युनिस्टों ने लगाई है, और उसके बाद कम्युनिस्टों का दमन शुरू कर देता है कि इन लोगों ने राइखस्टैग की बिल्डिंग में आग लगाने का प्रयास किया। तो कम्युनिस्टों के दमन का पूरा जो है ना तैयारी कर लेता है। तो जरा लिखो, अगला पॉइंट लिखो, अभी अभी लिखवाते। ये तो तुम लोगों ने कर ही लिया होगा, इसको मत लिखना, ये मत लिखना, बाकी ऐसे बना लो, इसको बना लो, लिखो 1933 के आरंभ में, ज्यादा परेशान नहीं होना है, सन वन याद रखना, ये करना वो करना। 1933 के आरंभ में हिटलर को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर लिया गया, आमंत्रित कर लिया गया। अगले ही दिन 28 फरवरी 1933 को 28 फरवरी 1933 को हिटलर ने राइखस्टैग में आग लगवाकर कम्युनिस्टों पर आरोप लगा दिया। जैसे होता ना शैतानी, कि पता चला बैठे हुए एक बड़ा शैतान बच्चा है और वहां टीचर बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ के सरकारी स्कूलों में ऐसा होता ही था, ठीक, कि टीचर पढ़ा रहा है, ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा है, पीछे से चौक एक शैतान बच्चे ने मार दी। जैसे टीचर ने कहा किसने मारा, वो जो शैतान बच्चा जिसने चौक मारी उसने सबसे पहले इशारा कर दिया सर। तो जो सीधा साधा पढ़ाकू बच्चा है उसकी तरफ कर दिया इशारा। और रूल है, रूल जो है ना, मुक्का मुक्का घुसा घुसा हमारे यहाँ तो चलते थे भाई। तुम लोगों के समय में सेंसिटिव हो गई एजुकेशन, हमारे समय में तो चलता था। पीयूष कल जो पढ़ाई कर रहे थे वही पढ़ाई करनी है। ये हार्ड है कोमल, वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ी सी हार्ड है, इसीलिए मैं कहता हूं कि तुम्हें थोड़ा सा एक दो बार क्लासेस को देखना समझना पड़ेगा। एनसीईआरटी की वेबसाइट पे न्यू एनसीईआरटी मिलेंगी, ओल्ड नहीं मिलेंगी। बात समझ गए? तो इन्होंने वही काम किया। तो लिखो आगे, कम्युनिस्टों पर आरोप लगा दिया। राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने
हिटलर के दबाव में राइखस्टैग, ठीक है, ये राइखस्टैग जो सदन है, राइखस्टैग फायर डिक्री, हिटलर के दबाव में राइखस्टैग फायर डिक्री पर हस्ताक्षर कर दिए, एक तरीके का आदेश, ठीक है, अग्निकांड के बाद जो आदेश है उस पर हस्ताक्षर कर दिए। सभी नागरिक अधिकार निलंबित कर दिए गए, सभी नागरिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। पुलिस को बिना वारंट गिरफ्तारी के आदेश मिल गए। कम्युनिस्टों और सभी विपक्षियों का भयानक दमन शुरू हो गया। 1933 में तो हमने देखा कि यह हुआ, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, कुछ लोगों की किस्मत बड़ी तगड़ी होती है, हिटलर किस्मत जो है जबरदस्त लेके आया था। राष्ट्रपति का नाम मैंने क्यों लिखवाया? हिंडनबर्ग। और ये कौन है? चांसलर। इसको समझना। अभी क्या है यहां पर, हिटलर के अंदर अभी दो व्यवस्थाएं हैं। एक व्यवस्था है राष्ट्रपति, संवैधानिक पद, और दूसरा वहां के प्राइम मिनिस्टर को चांसलर कहा जाता है। राष्ट्रपति कौन है? हिंडनबर्ग। और चांसलर कौन बन गया 1933 में? हिटलर। इसीलिए हिटलर को आदेश निकलवाने के लिए राष्ट्रपति के दस्तखत की जरूरत है। लेकिन हिटलर तो हिटलर है। जैसे ही हिटलर के हाथ में राइखस्टैग पावर डिक्री आ गई, ठीक है, राइखस्टैग फायर डिक्री के बाद वो बन गया है अभी फिलहाल तानाशाह। कौन बोलेगा? हिटलर के खिलाफ अगर हिंडनबर्ग बोलेंगे, ठीक है, तो भैया बाला उबाला उबाला उबाला, मुंडी कतल, मुंडी जो है साफ कर दी जाएगी। इतना खौफ है। हिटलर मिलिट्री की अपनी ड्रेस में रहता है, उसके आसपास उसके बॉडीगार्ड्स हैं, कहे जाते थे एसएस बॉडीगार्ड्स। तो वो बॉडीगार्ड्स ये तुम्हारे हिटलर के लिए पूरी तरीके से सुरक्षा कवच बना हुआ था, कोई छू नहीं सकता, बाल नहीं बांका कर सकता। उसकी जासूस पुलिस है, खुफिया पुलिस, गेस्टापो। इमरजेंसी एकदम अलग चीज है बेटा। जब हम इमरजेंसी कहते हैं तो इमरजेंसी का तो संविधान के भीतर उल्लेख है, यहां तो संविधान ही पूरी तरीके से बदल दिया जाएगा। अघोषित इमरजेंसी सबसे खतरनाक चीज होती है। और यहां पर हिटलर ने क्या किया है कि एक डिग्री के सहारे बन गया है वो। तो अंगरक्षकों की सेना एसएस, दूसरे नंबर उसके पास एक खुफिया पुलिस है गेस्टापो, ठीक है, गेस्टापो। और गेस्टापो क्या करता है? गुपचुप पता लगाता रहता है कि कौन कौन लोग हिटलर के जो है खिलाफ काम कर रहे हैं। तो खुफिया पुलिस है। हिंडनबर्ग को पता चल जाएगा अगर हिंडनबर्ग कुछ कर रहे होंगे। उसके बाद उसके पास स्टॉर्म ट्रूपर्स हैं, उसकी अपनी पार्टी के लोग गाड़ी में भरे, और अगर कोई राजनीतिक विरोधी है उसको पकड़ लिया और तुरंत उसका जो है ना तत्काल समाधान कर दिया, धड़ाधड़ पीट पाट दिया, कभी अक्सर तो जान ले लेते थे। तो हिटलर एक तरह से यहां तानाशाह बन जाता है। लेकिन 1934 में क्या हुआ? हिंडनबर्ग टपक गए, टपका दिए गए। क्या हुआ क्या नहीं हुआ भैया भगवान जाने, तानाशाहों का खेल तानाशाह जाने। हम लोग इतिहास के लोग बाद में सबूत ढूंढते रह जाते हैं, कुछ नहीं होता। यहां हो गई हिंडनबर्ग की मृत्यु, और ये जो है ना हिटलर अब पूरी तरीके से, यानी जो है चांसलर और राष्ट्रपति दोनों पदों पर कब्जा कर लिया, ठीक है, दोनों पदों पर कब्जा कर लिया। हिटलर अभी क्या है? राष्ट्रपति भी बन गया और चांसलर भी बन गया। और उसके बाद हिटलर को कहा जाने लगा फ्यूहरर, ठीक। इसके बाद हिटलर फ्यूहरर कहलाने लगा, ठीक है, फ्यूहरर। ये खौफ का नाम है, फ्यूहरर। तानाशाह है, नाजी तानाशाह। सत्ता पूरी तरह से हो गई केंद्रित। कम्युनिस्टों, समाजवाद का सफाया, रूस पर कब्जा, वर्साई की संधि का उल्लंघन। हिटलर ने एक दुश्मन खड़ा कर दिया था। डिक्री का मतलब आदेश होता है बेटा, ठीक है, मैंने बताया है कि डिक्री का मतलब आदेश है। तो ये फायर डिक्री यानी राइखस्टैग में जो आग लगी उसके बाद एक आदेश जारी कर दिया गया कि नागरिक अधिकार नहीं है, पुलिस बिना वारंट पकड़ लेगी, ठीक है। स्टैग फायर मैंने बताया कि जर्मनी में जो उसका निचला सदन है एजाज। तुम लोग बेटा एक एक शब्द पर फोकस किया करो, वरना रिपीटिशन बहुत होता है। फ्यूहरर यहां पे बन जाता है। अब मैंने क्या कहा था? हिटलर ने दो काम किए। हिटलर कैसे लोकप्रिय हो रहा है? लोग जानते हो कैसे पागल होते हैं? जब वो डर जाते हैं तो एक आंतरिक शत्रु बनाओ और एक बाह्य शत्रु बनाओ। बाह्य शत्रुओं की तो कभी ही नहीं है, ठीक है। बाह्य शत्रु तो बहुत सारे हैं, रूस भी है, इंग्लैंड भी है, फ्रांस भी है, अमेरिका भी है, सब इसके बाहरी शत्रु हैं। और सबसे बड़ी संधि
है वर्साई की संधि जो उसकी सबसे बड़ी शत्रु है। लेकिन जब तक बाहरी शत्रु हमला नहीं करते तब तक इस डर से जनता डरती नहीं है। तो एक शत्रु आपको घर के अंदर बनाना होता है, और वो कौन है यहां? यहूदी। यहूदी यहूदी कौन है? एक अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय है। और हिटलर कहता है कि इस संकट का जो बाहरी समाधान करेंगे तो करेंगे ही, ठीक है, करेंगे ही। लेकिन यहां पर फिरदौस अर्चना किसने, मनीष देवरिया, अच्छा रंजना, युद्धरत का मतलब बेटा युद्ध चल रहा है, युद्ध चल रहा है, जो लोग युद्ध में शामिल हैं उसका मतलब होता है युद्धरत। तो यहां पर अल्पसंख्यकों के ऊपर इसने जो है ना एक बहुत दमनकारी नीति अपनाई, और इस दमनकारी नीति को भी कहा अंतिम समाधान। कल आपको मैंने बताया था कि हिटलर जनता से यह कह रहा है कि जर्मनी के राष्ट्र की तरक्की में यहूदी बहुत बड़ी बाधा है, यहूदी विदेशी हैं, और यहूदियों को हमें जर्मनी से बाहर खदेड़ देना चाहिए, क्योंकि लैम्बेस्ट्रम यानी जर्मन लोगों का अपना घर है जर्मनी, तो यहूदी यहां मत रहे, उनको बाहर भेजो, फेंक देंगे। ठीक है विजय, तुम्हारा कमेंट बेटा अभी देखा मैंने, क्या कमेंट किया? तुम फिर से जरा कमेंट करके मुझे बताओ कि क्या कमेंट किया। ज्यादा तुम्हारे कमेंट्स देखता हूं ना तो फ्लो टूटता है। तो ये क्या हुआ? अंतिम समाधान। भयानक, दुनिया के क्रूरतम ये कृत्यों में एक कृत्य है जो यहूदियों के खिलाफ हिटलर ने किया। ठीक है, तो आपने यहां तक तो बनाया था, ठीक है ना। अभी आखिरी लाइन कोई बताएगा मैंने क्या लिखवाई तुम लोगों को? लिख के बताओ आखिरी लाइन क्या थी? लाइब्रेरी के ओनर फीस के लिए बच्चों पर चिल्ला रहे हैं। अरे प्रीति क्या कहा जाए भाई। चलो बेटा जरा बताओ एक लाइन जो मैंने अभी लास्ट लाइन लिखी, जरा बताओ फिर आगे बढ़े। नॉर्मल लोग की किताब लेना चाह रही हो, बहुत कठिन किताब है, नॉर्मल लोग मत पढ़ो, सवाल आ नहीं रहे हैं। आंचल, मैं तो रंजन चक्रवर्ती, इग्नू, ठीक है, और एनसीईआरटी इन्हीं सब की बात करता हूं। विपक्षी दलों का भयानक दमन शुरू हो गया। ठीक है, लिखो अगला पॉइंट, लिखो जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। राइखस्टैग फायर डिक्री के बाद, राइखस्टैग फायर डिक्री के बाद हिटलर तानाशाह बन चुका था, तानाशाह बन चुका था। पूर्ण विराम। 1934 में हिंडनबर्ग की मृत्यु के बाद राष्ट्रपति और चांसलर दोनों पद उसने हथिया लिए। हथिया लिए का मतलब होता है अपने कब्जे में कर लिए, ठीक है, उसने हथिया लिए, और फ्यूहरर के नाम से, और फ्यूहरर के नाम से एक नया पद सृजित किया जिसका अर्थ था नेता या मार्गदर्शक। यानी ना राष्ट्रपति चाहिए ना चांसलर, अब चाहिए मार्गदर्शक जो हमको राह दिखाए। एक आदमी राह दिखा रहा है। अब देखो यहां क्या होता है, आंतरिक नीति में छोटी सी बात करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अंतिम समाधान, सारे सब अंतिम ही समाधान है ये, जबकि ये समाधान नहीं संकट है, अंतिम समाधान है। और उसका एक बहुत बदनाम हिस्सा है यहूदियों का नरसंहार। ठीक, यहूदियों का नरसंहार। यहूदी कौन है? मैंने आपको बताया, जर्मनी के अल्पसंख्यक हैं, समृद्ध हैं, और ये कह रहा है इनको मारना बेहद जरूरी हो गया है, इनको उजाड़ के भगा देंगे जर्मनी से। अब कल भी मैंने आपको बताया था कि कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, ठीक है, कंसंट्रेशन कैंप्स, ये कंसंट्रेशन कैंप्स जानते हो क्या थे? ये दरअसल यातना शिविर हैं, बड़े बड़े कैंप लगा दिए गए हैं, और यहूदियों को यातना देने के लिए, यहूदियों को यातना देने के लिए वहां पर भेज दिया जाता है। तुम लोग कभी कभार अगर कुछ मूड बनाया करो कि भाई ब्रेक लेना है, बहुत हो गए, कोई एक पिक्चर देखना चाहते हैं तो सिनेमा हॉल में देखोगे तो जो लगी है वो देखोगे, वरना कंसंट्रेशन जो कैंप है उस पर एक पिक्चर देख लो, शिंडलर्स लिस्ट। इसकी स्पेलिंग हो सकता है शिंडलर्स की थोड़ी गलत हो, लेकिन पिक्चर यही है, शिंडलर्स लिस्ट, कि कैसे नाजी जर्मनी के अंदर यहूदियों का दमन किया जा रहा है, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ये कंसंट्रेशन कैंप्स, यातना शिविर बनाए जा रहे हैं, जिसका एक दृश्य मैंने आपको कल बताया था कि कैसे इलेक्ट्रोक्यूट कर दिया जाता था। बूढ़े मार दिए गए, औरतें मार दी गई, बूढ़ी जवान औरतें रखी गई, जवान आदमी रखे गए, उनको फैक्ट्रियों में काम करवाया गया, इतना शोषण किया गया कि वो वहां पर तड़प तड़प के जो है काम करते करते मर गए। ठीक, ऐसा माना जाता है कि करीब 42 से 46 लाख लोग मार दिए गए, और ये सभी यहूदी हैं। खतरनाक रासायनिक हथियारों के प्रयोग चूहों पे नहीं करने हैं, यहूदियों पे करने हैं, कि उनको खतरनाक खतरनाक इंजेक्शन लगा दिए गए, और उन पर प्रयोग चल रहा है कि इनके ऊपर क्या असर आएगा। ठीक है,
वजह यही है कि एक आंतरिक शत्रु बनाना है, और वो आंतरिक शत्रु जो है ना वो यहूदी इसलिए है क्योंकि यहूदी अल्पसंख्यक है, कम है संख्या में, पर बहुत संपन्न है, समृद्ध है। तो वो कहता है इनकी जमीनें, इनका व्यापार सब छीन के तुम लोगों में बांट देंगे। ठीक है बेटा, हिटलर ने बिल्कुल सही नहीं किया था किसी भी काल परिस्थिति के भीतर। तो ये कंसंट्रेशन कैंप, यातना शिविर, ये वो 42 से 44 लाख लोग। अब जरा एक इसी के अंदर एक बॉक्स बना लो, बॉक्स में लिखो अंतिम समाधान, अंतिम समाधान, और उस बॉक्स में लिखना, बॉक्स में लिखना यहूदियों के संगठित विनाश, यहूदियों के संगठित विनाश को हिटलर ने अंतिम समाधान कहा, अंतिम समाधान कहा। उसी की हानि है बेटा, लेकिन जब बहुसंख्यक जनता को अपने पक्ष में लेना हो तो जनता को डराया जाता है ये कह करके कि ये जो अल्पसंख्यक हैं ये एक दिन पूरे देश पर कब्जा कर लेंगे। तो ये डर हिटलर ने जर्मनी की जो जर्मन जनता थी, जो आर्य मान रही थी अपने को, उसके मन में भर दिया कि मुझे चुनो वरना यहूदी इस देश पर कब्जा कर लेंगे। ठीक है, तो लिखो जर्मनी के अल्पसंख्यक यहूदी, अल्पसंख्यक यहूदी व्यापार वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य, बैंकिंग, एग्जैक्टली रवि, बिल्कुल सही बेटा, बेटा पहचान गए तुम है ना इस चीज को। हाँ ठीक है, बिल्कुल, हाँ मास्टर रेस है ना, जिसके बारे में हम लोगों ने कल बात की है। तो लिखो व्यापार वाणिज्य, बैंकिंग, फाइनेंस, शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, तकनीक, सभी क्षेत्रों में अग्रणी थे, सभी क्षेत्रों में अग्रणी थे। हिटलर ने जर्मन बहुसंख्यक जनता को अपना अंध समर्थक बनाने के लिए, अपना अंध समर्थक बनाने के लिए यहूदियों को निशाना बनाया, यहूदियों को निशाना बनाया। लगभग 42 से 46 हजार, लगभग 42 से 46 हजार, 46 लाख, सॉरी 46 लाख, जीरो बढ़ा लो, अगर हिंदी में लिखा हो तो लिख लेना लाख, यहूदी मौत के घाट उतार दिए गए। हिटलर ने यातना शिविरों के भीतर, यातना शिविरों के भीतर क्रूर दमन के, क्रूर दमन के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। ऑश्विट्ज कॉन्सेंट्रेशन कैंप, ऐसे लिखना, या यातना शिविर, ऑश्विट्ज यातना शिविर आधुनिक विश्व, आधुनिक विश्व की सबसे अमानवीय स्मृतियों में एक है। ठीक है, यातना शिविर सबसे अमानवीय स्मृतियों में एक है। हिटलर से नेताजी मिले थे आशीष, ठीक है, थैंक यू बेटा निधि, थैंक यू गुंजेश। हिटलर से नेताजी मिले तो एक आनंद मोहन बोस उनके एक सहयोगी थे, और एक थी अनीता बोस, अनीता बोस तो उनकी पत्नी थी, सॉरी आनंद बोस, अरे मैं उनका नाम भूल गया, मैं उनसे मिला हूं। तो उन्होंने ये किस्सा सुनाया कि उनके जो भाई थे जो नेताजी के साथ लड़ाई करते थे, ये भी आईएनए में थी, तो उनके भाई ने किस्सा सुनाया कि नेताजी जब हिटलर से मिलके आए तो हिटलर ने शायद उसी दौरान किसी की मौत का आदेश दे दिया था जब नेताजी वहां थे। और उसमें उसने, उनका जैसा कहना था कि जो उनके भाई ने बताया, जो उनको नेताजी ने बताया कि उन्होंने, नेताजी की उपाधि हिटलर ने नहीं दी बेटा, बिल्कुल नहीं, नेताजी की उपाधि आईएनए के सैनिकों ने दी। ठीक है, आईएनए के सैनिकों ने दी, हिटलर ने नहीं दी। हिटलर के बारे में कहा जाता है कि शायद उसने क्रोध में किसी के ऊपर नेताजी से बात करते करते भी गोली चलाई, जैसा उन्होंने बताया। तो हिटलर के बारे में नेताजी की राय बेहद खराब थी। वो गए इसलिए थे कि अंग्रेजों के खिलाफ हिटलर लड़ रहा है, हम अंग्रेजों के इस युद्ध में फंसे होने का फायदा उठाएं, दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। लेकिन वहां से वो निराश हुए, उनको केवल और केवल भारत की स्वतंत्रता के लिए मदद चाहिए, लेकिन हिटलर से नेताजी प्रभावित नहीं थे। ठीक है, चलो इस प्रति बन गया। अब देखो, अब भाई साहब ये आंतरिक संकट हो गया और ये हो गया वो हो गया भयानक, इसने पुनर्निर्माण और सब कुछ करना शुरू कर दिया यहाँ पर। ठीक, बॉक्स तो बंद कर दिया होगा तुम लोगों ने। एक पॉइंटर यहाँ पर लिखो,
इसके नीचे पॉइंटर लिखो। हिटलर ने जर्मनी को पुनः औद्योगिकृत करने के लिए जर्मनी के पूंजीपति वर्ग, ठीक है, इसको क्या कहते थे, हाते बुर्जुआजी, जर्मन में हाते बुर्जुआजी। तो हाते बुर्जुआजी और यहां पर हिटलर एक साथ आ गए, क्योंकि पूंजीपतियों को जो समाजवाद और कम्युनिस्टों से डर लगता था, उन्होंने हिटलर को ही सपोर्ट किया, फंड्स दिए, पैसे दिए। तो ये दुनिया में क्रोनी कैपिटलिज्म का बहुत अच्छा एग्जांपल है। जब किसी राजनेता को कुछ पूंजीपति इतना पैसा दे दे कि वो राजनेता केवल और केवल जो है उस पूंजीपति के लिए या पूंजीपतियों के लिए काम करने लग जाए, तो इसी को विश्व इतिहास की एक संकल्पना के तौर पर समझा जाता है, जिसको कहा जाता है क्रोनी कैपिटलिज्म। क्रोनी कैपिटलिज्म, ठीक। अभी समझा देंगे बेटा, कोमल देख लिया मैंने, ठीक, समझ रहे हो। ये तुमको हिटलर जो है, बहुत अच्छी किताब है, अर्जुन देव की बहुत अच्छी किताब, बॉक्स बंद। हाँ, तो अभी क्या है बेटा कि हाते बुर्जुआजी यानी पूंजीपति वर्ग और हिटलर एक साथ आ गए। अब इसने क्या कहा, हिटलर ने तीव्र औद्योगिक विकास करेंगे। तो पूंजी जो है कौन ले आया, पूंजी ले आए हाते बुर्जुआजी। श्रमिक कहां से आ गए, वहां थे ही, लेकिन फिर यहूदी हैं, अगर 24 में से 24 घंटा काम करवाना है तो यहूदियों को काम करवा के मार दो। बहुत से लोग फैक्ट्रीज के अंदर काम करते करते मार दिए गए, मतलब मर गए। श्रमिक आ गए, पूंजीपति आ गए। अब संकट है कच्चा माल और बाजार का। कच्चा माल और बाजार, ये टिक कर दिया उसने, कहा ये हो गया, ये टिक कर दिया, ये हो गया। अब चाहिए कच्चा माल और बाजार, ठीक है। तो अब हिटलर ने कहा कि एक आक्रामक विदेश नीति की ओर बढ़ना पड़ेगा, यानी जर्मनी का विस्तार। वापस घूम के पहिया वहीं पर आ गया, ठीक है, वापस घूम के जो है पहिया वहीं पर आ गया। अभी लास्ट पॉइंट होगा बेटा, विकास गूगल में भी यही दिखा रहा है, पता नहीं क्यों। क्या बेटा, क्या दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है गूगल में? तो लास्ट पॉइंट में लिखो जो हम लिख रहे थे। हिटलर ने जर्मनी के पुनः औद्योगिकरण के लिए आक्रामक नीति अपनाई। आक्रामक नीति अपनाई। जर्मनी का पूंजीपति वर्ग, ब्रैकेट में हाते बुर्जुआजी, अच्छा हिटलर, जर्मनी का पूंजीपति वर्ग हाते बुर्जुआजी कम्युनिस्टों से भय के चलते पहले ही उसका कट्टर समर्थक था। वर्साई की संधि की वजह से पूंजीपतियों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। दूसरा लिखो, यहूदी तथा गरीब जर्मन हिटलर के लिए श्रमिक बने, परंतु कच्चे माल और बाजार के लिए हिटलर ने आक्रामक विदेश नीति अपनाई। ठीक है, आक्रामक विदेश नीति अपनाई। जर्मनी का आक्रामक विस्तार उसका अगला लक्ष्य बन गया, आक्रामक लक्ष्य बन गया और द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। हमने क्या देखा था, प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ? मित्र राष्ट्रों ने कहा जर्मनी की वजह से, और द्वितीय विश्व युद्ध में जहां आज आकर हम खड़े हो गए, वहां क्या हो रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ? जवाब आया जर्मनी की वजह से। ठीक है, जर्मनी की आक्रामक विदेश नीति और द्वितीय विश्व युद्ध, ये हेडिंग डालो, द्वितीय
विश्व युद्ध। दोनों चीजें अगर आपस में मिल गई, अचानक कहानी कहते कहते, हिटलर की जर्मनी की कहानी कहते कहते, ठीक है, क्या हुआ, हम पहुंच गए द्वितीय विश्व युद्ध पर। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध पर। और द्वितीय विश्व युद्ध जो है उसके अंदर जर्मनी ने और हिटलर ने बहुत सुविधा के साथ एक धुरी राष्ट्रों का निर्माण कर लिया। कलम ने क्या देखा था, इटली और जर्मनी मिल गए थे, रोम बर्लिन धुरी बनेगी, और फिर रोम बर्लिन टोक्यो धुरी बनेगी, जापान भी शामिल हो जाएगा। तो जर्मनी के नेतृत्व में एक बार फिर से धुरी राष्ट्र बन गए, और दूसरी तरफ उसके विरोध में लड़ने वाले मित्र राष्ट्र बन जाएंगे। ठीक है ना, ठीक है ना, ऐसे कर लो। ठीक, ये ध्यान रखना है। सुप्रिया बहुत बार बताया बेटा, यहूदी यहूदी यहूदी। हाँ, कौन होते यहूदी? यहूदी मूल रूप से हमारे अल्पसंख्यक जो है समुदाय जर्मनी के हुआ करते थे। अब यहां पर तुम देखो कि जर्मनी की आक्रामक विदेश नीति है। ठीक है, जर्मनी की आक्रामक विदेश नीति, और उस आक्रामक विदेश नीति में जर्मनी का एक सपना है, हिटलर का एक सपना है। हिटलर का सपना क्या है? ऑस्ट्रिया में वो पैदा हुआ है, और ऑस्ट्रिया में पैदा होकर जर्मनी और ऑस्ट्रिया अलग अलग है। तो वो अपने घर से ऑस्ट्रिया और बड़े बड़े अपने ऑफिसेज में ऑस्ट्रिया के मैप लगा के रखता है। तुम्हें याद होगा जब जर्मनी का एकीकरण हो रहा था तो ग्रेटर जर्मनी और लेसर जर्मनी, बड़का जर्मनी और छोटका जर्मनी का डिबेट था। बड़का जर्मनी में ऑस्ट्रिया शामिल था। हिटलर ग्रेटर जर्मनी के कंसेप्ट पे आ जाता है और कहता है कि ऑस्ट्रिया शुड बी पार्ट ऑफ जर्मनी, हम उस पर कब्जा कर लेंगे। तो एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज कि ऑस्ट्रिया पर कब्जा। अब देखो ये कौन सा ऑस्ट्रिया है जो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ है, जो मित्र राष्ट्रों के खिलाफ है। ठीक है, खिलाफ है। तो यहां क्या हुआ कि जर्मनी के खिलाफ एक माहौल बन गया कि भैया जर्मनी ने क्या किया, ऑस्ट्रिया को हड़प लिया। ठीक है, तो पहला काम जिसको कहते हैं ना धमक बहुत बड़ा, ऑस्ट्रिया के अंदर पहले नाजी भेज दिए कि ऑस्ट्रिया में नाजी जाकर के जर्मनी में विलय की बात करें, और उसके बाद आखिरकार उसने 1938 में ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया। ठीक है, तो यहां पर हमें ध्यान रखना है कि एक तो कब्जा उसने यूरोप के अंदर किया जो कि ऑस्ट्रिया पर उसका कब्जा था। ठीक है ना, अब क्या हुआ, वर्साई की संधि का सीधा उल्लंघन 34 से लगातार चल रहा है, लेकिन सब चुप बैठे। तुष्टीकरण की नीति तुमने देखा था ना, हम लोगों ने देखा कि कैसे इटली, फ्रांस और इंग्लैंड एक साथ ऐसे गले में हाथ डाले टहल रहे थे, और इंग्लैंड दूसरी तरफ देखकर ऐसे हाथ हिला रहा था जर्मनी के साथ। सब तुष्टीकरण की नीति में लगे हुए हैं। ठीक है ना, दूसरा काम इसने क्या किया कि ये काम करने के लिए शस्त्रीकरण करेगा, यानी फिर से हथियार बढ़ाएगा, फिर से सेना बढ़ाएगा। ये भी क्या था, खुलेआम वर्साई की संधि का उल्लंघन। जैसे ही हिटलर ने ये सब काम शुरू किए, वो क्या हो गया, जनता जर्मनी की पागल हो गई। ठीक है, यहां दूसरी चीज क्या हो गई, जर्मनी का शस्त्रीकरण। ठीक है, सेना वेना सब कुछ एकदम से बढ़ाने लग गया। तीसरी चीज तुमने क्या देखी थी कि यूरोप में सब इससे डरने लगे हैं। ये स्ट्रेसा फ्रंट का निर्माण सिद्ध करता है कि कैसे इंग्लैंड और फ्रांस जो है इतना घबरा रहे हैं जर्मनी से कि इटली को खुश करने की कोशिश में लगे हुए हैं, स्ट्रेसा फ्रंट का निर्माण कर रहे हैं। परंतु इंग्लैंड तो पहले कहता है कि इसके खिलाफ गुट बनाओ, और परंतु इंग्लैंड जर्मनी नौसैनिक संधि भी हो जाती है, जिसके बारे में कल बात हुई। यानी जर्मनी ये समझ रहा है, हिटलर ये समझ रहा है कि भैया सबकी हालत खराब है, सबके सब डर रहे हैं, और डरते 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 हिटलर वर्साई की संधि का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन करता चला जा रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, हमने क्या देखा था 35-36 के दौरान इटली ने किया अबिसीनिया पर हमला। ठीक है, इथियोपिया या अबिसीनिया पर हमला, याद है ना। ठीक, किसी ने उसका समर्थन नहीं किया, लेकिन इटली के अबिसीनिया या इथियोपिया, अफ्रीका, ठीक है, कहां है, अफ्रीका पर हमले का जर्मनी द्वारा समर्थन कर दिया गया, और यह काम इतना बड़ा हो गया, यहां पर एक धुरी का निर्माण हो गया। वो धुरी क्या थी, रोम बर्लिन धुरी। क्यों, क्योंकि बाकी सबने तो इंतजार किया, लेकिन जर्मनी ने और हिटलर ने कहा कि भैया मित्र देशों, तुम लोगों ने सोसाइटी में बहुत गलत किया, उसकी सजा तुमको मिलेगी, और इटली ने अपने औपनिवेशिक विस्तार के लिए अगर इथियोपिया पर कब्जा किया है तो हम उसका समर्थन करते हैं। आपको याद होगा हमने क्या बताया था आपको, एक इलाका था राइनलैंड, जर्मनी और फ्रांस, ये है राइनलैंड। फ्रांस ने वर्साई की संधि में कहा था कि जर्मनी अपनी सेना राइनलैंड में नहीं रखेगा, यानी वहां से सेनाएं वापस भेज दी ताकि फ्रांस सुरक्षित रहे। अगली चीज क्या हुई, राइनलैंड का मिलिटराइजेशन। ठीक है, राइनलैंड का शस्त्रीकरण, सैन्यकरण। ठीक,
राइन लैंड का सैन्यीकरण शुरू हो गया। पूरी तरीके से वहां पर उसने सेनाएं बनाई, वर्साई की संधि को शैटर कर दिया, तार तार कर दिया, फाड़ के फेंक दिया। लेकिन अभी भी क्या हो रहा है, अभी भी इंग्लैंड और फ्रांस चुपचाप बैठे हुए हैं। ठीक है, रोम बर्लिन धुरी उसने बना ली। अमेरिका को जापान से डर लग रहा है और जापान को अमेरिका से पंगा लेना है। चीन पर और मंचूरिया पर कब्जा करना है जापान को, और यह काम अमेरिका होने नहीं देना चाहता है। इसलिए इसी धुरी के अंदर आगे चल करके शामिल हो जाएगा जापान। तो यहां पर धुरी राष्ट्रों का एक गुट बन गया। ठीक है, ये जो धुरी राष्ट्र, इनको धुरी राष्ट्र कहने लगे। क्यों? क्योंकि रोम बर्लिन धुरी, तो रोम बर्लिन टोक्यो धुरी का निर्माण हुआ और ये राष्ट्र धुरी राष्ट्र या एक्सिस पावर्स लगे कहलाने, यानी युद्ध की अब पूरी पूर्व पीठिका यहां पर शुरू हो चुकी। अब आपने देखा था कि ये आकर के ये धुरी अंततः 1939-40 में पूरी तरीके से बन जाती है। यूरोप के अंदर तानाशाहों का समर्थन ये करने लग गया कि जगह जगह पर ये समर्थन करेगा, और इन समर्थनों के बाद में आखिरकार क्या होता है कि हिटलर एक बहुत 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 बड़ा कांड कर देता है, और वो है चेकोस्लोवाकिया पर हमला। ठीक है, चेकोस्लोवाकिया का हमला। दुनिया में तुमने गलत गलत विभाजन देखे, अपना देश का भी विभाजन देखा, उसी तरीके का एक ये विभाजन था, चेकोस्लोवाकिया पर हमला। इसको जरा ड्रॉ कर लो। ठीक है, ड्रॉ करो। लिख लो। ठीक, इसको आपने समझ लिया है। ठीक, ये सारी चीजें हमें कहां लेकर के जाती हैं? ठीक है, हमें कहां लेकर के जाती हैं? हमें विश्व युद्ध के एकदम मुहाने पर लेकर चली जाती हैं। तो हमने क्या करा, यहां पर एक धुरी राष्ट्र बनते चले गए। रोम यानी इटली आ गया, बर्लिन यानी जर्मनी आ गया, और टोक्यो यानी जापान आ गया। यानी कि धुरी राष्ट्र एक पास हो गए हैं इकट्ठा। धुरी राष्ट्र एक साथ इकट्ठा हो गए। अब जिसको कहते हैं खड़े खड़े मुंह ताक रहे हैं, खड़े खड़े कौन मुंह ताक रहा है? हमारे इंग्लैंड और फ्रांस। वो सोच रहे हैं कि अरे यार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, अब मान जाएगा, अब मान जाएगा, ऐसी उम्मीदें वो मान रहे हैं। अब यहां दूसरी तरफ जो शक्तियां हैं वो कौन है बेटा? इंग्लैंड है, फ्रांस है। ठीक है, ये दो तो इनके प्रमुख दुश्मन बनेंगे ही। फिर बचा अमेरिका और बचा रूस। 1917 में रूस जो है उसने प्रथम विश्व युद्ध खत्म कर दिया था। प्रथम विश्व युद्ध खत्म कर दिया, उसने कहा नहीं, 1917 के बाद वो बाहर निकल आया। इस बार स्टालिन ने कहा कि साला ये मूर्खता में हम शामिल नहीं है। एक बार फिर से साम्राज्यवादी देश आपस में लड़ रहे हैं, और साम्राज्यवाद क्या है? पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है कि जब पूंजीवाद बहुत आगे बढ़ जाता है एकदम शीर्ष पर, तो वो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद में बदल जाता है। तो वहां पर क्या हुआ कि रूस और जर्मनी के बीच अनाक्रामकता की संधि हो गई, यानी कुछ समय के लिए रूस जो है वो जर्मनी के साथ शांति से समझौता कर लेता है। परंतु यहां पर हिटलर रुकेगा नहीं। ठीक है, जैसे पुष्पाशाला झुकेगा नहीं, उसी टाइप से अंततः अपनी विस्तारवादी महत्वाकांक्षा में हिटलर जर्मनी के ऊपर बढ़कर के पोलैंड पर हमला कर देता है, और पोलैंड की दूसरी तरफ बैठा है रूस, जो तुरंत दूसरी तरफ से पोलैंड पर हमला कर देता है। विश्व युद्ध शुरू, पोलैंड पर हमले से विश्व युद्ध शुरू। अब जरा तुमने वो पीछे बना लिया होगा, इसको लिख लिया होगा। ठीक, और ये छोटे छोटे पॉइंटर्स दिमाग में रखना। तो अब लिख लो, इसके आगे पॉइंटर लिखो, एक पॉइंट लिखो। जर्मनी की आक्रामक विदेश नीति, ठीक है, बिल्कुल है ना। जर्मनी की आक्रामक विदेश नीति ने विश्व युद्ध का अंततः आरंभ कर दिया। मुमताज 1 बजे तक क्लास चलेगी बेटा। आक्रामक नीति ने विश्व युद्ध का अंततः आरंभ कर दिया। विश्व युद्ध में हिटलर के पास एक सुनियोजित योजना थी
जिसके तहत उसने धुरी शक्तियों को एक कर लिया या एकत्र कर लिया, धुरी शक्तियों को एकत्र कर लिया। परंतु मित्र राष्ट्रों में जर्मनी को लेकर ऊहापोह की स्थिति रही, पूर्ण विराम लिख देना। उसके बाद अगली लाइन से इंडेंट बुलेट पॉइंट में लिखो, आके जरा उसको लिखो। ब्रिटेन ने पूरी तरह तुष्टीकरण की नीति अपनाई। ब्रिटेन ने पूरी तरह तुष्टीकरण की नीति अपनाई और स्ट्रेसा फ्रंट में शामिल होते हुए भी, स्ट्रेसा फ्रंट, तुम लोगों को याद है क्या स्ट्रेसा फ्रंट? स्ट्रेसा फ्रंट में शामिल होते हुए भी जर्मनी के साथ गुप्त नौसैनिक संधि कर ली। अब देखो इन शक्तियों के बारे में जान लो, यहीं से विश्व युद्ध पे कूद जाएंगे, ठीक है। गुप्त नौसैनिक संधि कर ली। इंग्लैंड चाहता था कि जर्मनी उसकी नौसैनिक सर्वोच्चता, पोहापोह नहीं है, अब तो तुम पोहापोह कहो फिर पोहा खा जाओ। ऊहापोह ये शब्द होता है, ऊहापोह इसका मतलब होता है उलझन या विभ्रम की अवस्था, ऊहापोह, ठीक है। ब्रिटेन का लक्ष्य था या ब्रिटेन चाहता था कि जर्मनी उसकी नौसैनिक सर्वोच्चता को चुनौती ना दे, क्योंकि जर्मनी को ब्रिटेन पर हमला करते समय ब्रिटेन को जर्मनी पर हमला करने के लिए बेल्जियम पर हमला करके इंग्लिश चैनल को पार करना पड़ता, तब जाकर वह इंग्लैंड पर हमला कर सकता था। देखो यही समझ लेना है जो किताबों में समझ नहीं पाओगे, ठीक। और उसके बाद तुम जो मैंने कहा वो पढ़ते चले जाओगे, सब कहानी हो जाएगी, ठीक। क्या हुआ? हाँ, तब जाकर वह इंग्लैंड पर आक्रमण कर सकता था। इसलिए इंग्लैंड की दूसरी चिंता यह थी कि जर्मनी बेल्जियम पर हमला न करे। इंटरेस्टिंग, देख लो कैसे कैसे कमीने लोग हैं दुनिया में। जर्मनी बेल्जियम पर हमला ना करे, ठीक। अगला बुलेट पॉइंट लिखना, अगला बुलेट पॉइंट दूसरा। ये सब विश्व युद्ध चल रहा है अब, ठीक है, कि तुमको समझना है कि क्या खेल हुआ, यहीं से सवाल बनता है, ठीक। कि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण मित्र राष्ट्रों की जर्मनी के प्रति तुष्टीकरण की नीति थी, ठीक। इतने में तो तुम लिख के एकदम फाड़ के आओगे आंसर स्क्रिप्ट, है ना। लिखो दूसरा, फ्रांस और जर्मनी की सीमाएं, बहुत बढ़िया कोमल, इतना हो जाए समझ लो कि हो गया सब, है ना। फ्रांस की सीमाएं जर्मनी से सटी हुई थी, राइनलैंड, तुमको याद हो गया ना, राइनलैंड, अभी हम लोगों ने बात की कि राइनलैंड क्या है, ठीक है। वो इलाका जो फ्रांस और जर्मनी से जुड़ा हुआ है, मतलब जर्मनी का वो इलाका जो फ्रांस से जुड़ा हुआ है। राइनलैंड का निशस्त्रीकरण फ्रांस ने वर्साई की संधि में इसीलिए करवाया था। फ्रांस को जर्मनी से सबसे ज्यादा डर था, इसीलिए उसने जर्मनी की बजाय इटली को संतुष्ट करने का प्रयास किया। क्या था? स्ट्रेसा फ्रंट में धोखा मिला तो लावाल मुसोलिनी पैक्ट, ब्रैकेट में लिखो लावाल मुसोलिनी पैक्ट, याद है तुमको? ठीक है।
लावाल मुसोलिनी पैक्ट। इटली के प्रति तुष्टीकरण की नीति, इटली के प्रति तुष्टीकरण की नीति ने इटली की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को इटली की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा दिया। ठीक है, अगला लिखो। अमेरिका यूरोप की धरती पर होने वाले संघर्ष में सीधा नहीं उलझता था, बल्कि रूस या सोवियत संघ और जर्मनी इटली, के विरुद्ध मित्र राष्ट्रों की ऋण और हथियार देकर सहायता करता था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका का लक्ष्य विश्व राजनीति व अर्थव्यवस्था पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की थी। ठीक है, उसकी चिंता यही है। ठीक, दूसरी ओर उसका प्रमुख शत्रु जापान था, जो लगातार अमेरिका के लिए चुनौती प्रस्तुत करता था। ठीक, अगला लिखो। सोवियत संघ या रूस या सोवियत संघ, ऐसे लिख लो। सोवियत संघ 1917 की क्रांति के बाद से 1917 की बाद से प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। स्टालिन का मानना था कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का चरम रूप है। इसलिए रूस ने जर्मनी के साथ अनाक्रामकता की संधि कर ली। ठीक, अनाक्रामकता की संधि कर ली। अगला पॉइंट लिखना। इस प्रकार सभी देशों ने जर्मनी और इटली के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई और जर्मनी की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती चली गईं। ठीक है, और जर्मनी की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती चली गईं। ठीक, ठीक है, टेंटेटिव मैप है ये, टेंटेटिव
एक मैप, ऑस्ट्रिया हंगरी का इलाका, ये हो गया पोलैंड, ठीक है, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया, ठीक है, नीचे चेकोस्लोवाकिया, ठीक, चेकोस्लोवाकिया का इलाका। और इसके बाद ये सब चलता रहा, और जब युद्ध शुरू हुआ तो वो शुरू होता है जर्मनी के पोलैंड पर हमले से, ठीक है, जर्मनी के पोलैंड पर हमले से। हमने क्या देखा कि जर्मनी बहुत आराम से उसने इस इलाके पर कब्जा जमाया, ऑस्ट्रिया वगैरह पर कब्जा जमाया, और वहां से और नीचे बढ़ते हुए, ठीक है, हंगरी के हिस्से जो इसका हिस्से थे, चेकोस्लोवाकिया की तरफ कब्जा जमाया, उसका विभाजन करके उसको बांट दिया गया। एक तरीके से देखें तो इटली अभी इसका मित्र है, इसलिए इस इलाके पर भी इसका कब्जा हो गया। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो ये मित्र राष्ट्र हो गए, तो मैं अलग कलर से कर देता हूं, ये मित्र राष्ट्र हो गए, दोनों चोर चोर मौसेरे भाई, ठीक है, यहां पर आपस में एक हो गए। यानी जर्मनी ने बहुत तेजी से अपना कर लिया विस्तार, और सारे लोग बैठे हैं चुप, और ये चुप अभी जो है ना और बैठे रहेंगे। क्यों? क्योंकि पोलैंड पे हमले का जो अर्थ था वो ये था कि रूस जाने, यानी सोवियत संघ जाने। सोवियत संघ जैसे इसने अक्टूबर 1939 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ और पोलैंड पर जर्मनी ने हमला कर दिया, और जर्मनी के पोलैंड के एक हिस्से को कब्जे में ले लिया, वैसे ही रूस की सुरक्षा जो थी वो पड़ जाती है खतरे में, और रूस कहता है कि तुरंत अपना डिफेंस हमको बनाना पड़ेगा, और दूसरी तरफ से पोलैंड हमला कर देता है, पोलैंड पर हमला सोवियत संघ कर देता है। अब सारी शक्तियां ये मान के बैठी हैं कि लफड़ा तो सोवियत संघ का है, सोवियत संघ जाने, हमसे क्या मतलब है। जर्मनी अपनी ओर से अब कहीं जाकर के स्कैंडिनेविया के इलाके पर नॉर्वे और स्वीडन पर कब्जा ना कर दे, फिनलैंड पे कब्जा ना कर दे, तो ये आ गया फिनलैंड, और इधर से नॉर्वे और स्वीडन, इधर से जब हमला होता है तो ये अखाड़ा बन जाता है सोवियत संघ और जर्मनी के बीच संघर्ष का। ध्यान से समझो, ठीक है ना। तो यहां पर अभी सारी शक्तियां तब भी चुप बैठी हैं, इधर से पोलैंड आधा जर्मनी ने, जैसे किसी ने केक काटा हो, आधा इन्होंने छीना, आधा उन्होंने छीना, आधा आधा छीन के बैठ गए। सब कह रहे हैं कि यार क्यों लड़े, कोई जरूरत नहीं। ये क्या हुआ? ये हो गया कालखंड, इसको कहते हैं पोनी वॉर, पोनी वॉर। इतना होने के बाद, ठीक है, पोलैंड पर आधा आधा कब्जा कर लिया इन्होंने, आधा आधा कब्जा करने के बाद 5 महीने शांति रहेगी, और उसके बाद जब हिटलर को यह समझ में आ जाएगा कि ये सबके सब ससुरे बात बहादुर हैं, ठीक है, तो वो अपना सबसे पहला जो शत्रु अभी यूरोप के अंदर उसका है, जिसकी सीमाएं लगी हुई हैं और जिसने उससे बदला ले लिया है, उस पर कर देगा ये, उस पर ये करेगा, अरे यार, ठीक है, कब्जा। अरे काहे खराब कर रहे हो, अच्छा भला बनाए हैं यार, ठीक है, फ्रांस के ऊपर कब्जा। तो ये जर्मनी फ्रांस सब आ जाए। अब देखो, सबसे बड़ा दुश्मन फ्रांस के सीधे कब्जे में, और जब ये फ्रांस के कब्जे में है तो जर्मनी बस एक चीज, ब्रिटेन बस जर्मनी से केवल ये कह रहा है कि भैया लग्जमबर्ग पे हमला न कियो, लग्जमबर्ग पर अगर तुम हमला करोगे तो तुम हम पर भी हमला कर सकते हो। जर्मनी ने कहा गुड आइडिया, तुमने मुझे बढ़िया बताया, मैं लग्जमबर्ग पर हमला कर रहा हूं। तो रूस से किसी को मतलब नहीं, रूस ने अपनी लड़ाई लड़ी, फ्रांस को इसने सीधे नियंत्रण में ले लिया। यहां पर इंग्लैंड जो है वो तब तक नहीं बोल रहा है जब तक लग्जमबर्ग पर हमला नहीं हो जाएगा। तो यानी फ्रांस, इंग्लैंड और रूस की पोजीशंस अपनी बन गई। अब भाई साहब, अमेरिका तब तक नहीं बोल रहा है जब तक पर्ल हार्बर पर हमला नहीं कर देगा जापान, ठीक है, तब तक अमेरिका युद्ध में नहीं कूद रहा है। आप देख रहे हैं कि पूरा पूरा युद्ध अवसरवाद का युद्ध है। परंतु एक बात समझ के चलनी चाहिए कि इंग्लैंड जब तक युद्ध में शामिल नहीं हुआ तब तक नहीं हुआ, लेकिन जब शामिल हुआ तो उसके बाद इंग्लैंड ने मुड़कर नहीं देखा, और वाकई हिटलर को हराने के लिए बहुत बहुत पापड़ बेलने पड़ गए इनको, ठीक है। चलो अब जरा लिखना शुरू करो, ठीक है, लिखना शुरू करो। ठीक, लिखो, युद्ध का आरंभ, युद्ध का आरंभ
1 सितंबर 1939 को इंग्लैंड ने 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। ठीक है। जर्मनी ने रूस पर हमला करने के उद्देश्य से ही पोलैंड पर हमला किया था। इसलिए रूस ने पूर्व से पोलैंड पर आक्रमण कर पोलैंड को आधा आधा बांट लिया। ठीक है, आधा आधा बांट लिया। रूस स्कैंडिनेविया की ओर से आक्रमण की दृष्टि से फिनलैंड पर कब्जा कर लेता है और साथ ही साथ लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया के बाल्टिक राज्यों पर भी। ठीक है, लातविया, लिथुआनिया और बाल्टिक राज्यों पर भी। ठीक है, लिख लो। बाल्टिक राज्यों पर नियंत्रण भी रूस ने सुरक्षा की दृष्टि से किया। ठीक है, रूस ने सुरक्षा की दृष्टि से किया। ठीक है, सुरक्षा की दृष्टि से किया। उसके बाद लिखो, एक पॉइंटर पे एक हेडिंग जैसी डालो, फोनी वॉर या फोनी युद्ध। फोनी वॉर या फोनी युद्ध देखो। हालांकि पोलैंड पर हमला होते ही ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, परंतु अगले 5 महीनों तक छुटपुट लड़ाइयां छोड़कर कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा गया। इस अवधि को फोनी वॉर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगली बुलेट पॉइंट का हेडिंग डालो, युद्ध का द्वितीय चरण लिखो। मई 1940 में जर्मनी ने फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग पर हमला कर कब्जा कर लिया। ठीक है, कब्जा कर लिया। उत्तरी फ्रांस पर उन्होंने सीधा नियंत्रण स्थापित किया तथा शेष क्षेत्र में हेनरी पेटेन के नेतृत्व में, अभी इसी के आगे आएंगे। ठीक है, हेनरी पेटेन के नेतृत्व में नाजी सरकार बना दी। फ्रांस में भी नाजी सरकार बना दी। ठीक है, नाजी सरकार बना दी। अब देखो, इसके बाद 2-3 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो हम लोग शुरुआती आधे घंटे में कल पढ़ेंगे। देखो, जो कोमल तुमने पूछा उस पर मैं 1-2 मिनट में खाता तुम लोगों को बना देता हूं, इसलिए इतना समय आराम से देकर के इन चीजों को समझ लेना है, क्योंकि जो हमारा विश्व इतिहास है ना, उस विश्व इतिहास के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध तक की जो घटनाएं हैं उसको बहुत अच्छी तरह से समझना था, बहुत
अच्छी तरह से हमें समझना है, इसलिए इतना आराम से आपको समझाया। बेटा वो फिर रह गया आज कॉन्सेप्ट वाला मसला, कल उसको मैं करूंगा जरूर, ठीक। बहुत आसान है वो, तो बहुत अच्छी तरीके से इसको द्वितीय विश्व युद्ध तक करना है। इसके बाद क्या होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ आएगा, ठीक, गुट निरपेक्ष आंदोलन है, ठीक। इस तरीके के जो टॉपिक है बेसिकली आप इसको पॉलिटी में, आईआर वगैरह में पढ़ते हैं, तो इसको ब्रीफली, बहुत ब्रीफली हम लोग इसको समझेंगे। और जैसा मैंने आपको कहा था कि इसी में शीत युद्ध भी है, जो इससे इसके परिणाम के तौर पर हम इसको समझेंगे, और वैश्विक व्यवस्था कैसे बदल रही है उसके संबंध में, क्योंकि वो इतिहास में ही समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है। और फिर हम लोग थोड़ा सा अन्य जो महाद्वीप हैं उनकी बहुत ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ेंगे, बहुत बहुत संक्षिप्त, क्योंकि सवाल जब नहीं आ रहे हैं तो हमें वो काम करना है जिसका हमें लाभ मिले एग्जाम में, ठीक। तो अभी इसी पर चलते, कल मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक।